क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने एक्ट्स के अंदर लास्ट में 1861 के एक्ट को हमने किया था। इससे पहले 1858 के एक्ट को किया था, ठीक है। इससे पहले 1853 के एक्ट को किया था, उससे पहले 1833 के कानून को किया था, 1813 के कानून को किया था, 1793 के कानून को किया था, 1784 के कानून को किया था, ठीक है, 1781 के कानून को किया था, 86 वाला भी हमने किया था और 1773 का कानून किया था। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब जो अपने को कवर करना है 61 में क्या था, सुनिए। 61 में क्या था, मैं मोटे मोटे पॉइंट एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। 58 में उन्होंने क्या कहा, हम गुड गवर्नेंस एक्ट लेके आएंगे। मतलब ये गुड गवर्नेंस एक्ट है, हम आपको सुशासन की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी तक आपका शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, कंपनी के हाथ में सब कुछ था। अब आपका जो शासन है वो बिल्कुल जैसे ब्रिटेन डेवलपमेंट कर रहा है ऐसे भारत भी डेवलपमेंट करेगा, इंडिया भी डेवलपमेंट करेगा। और हम इस तरीके से कानून जो है वो आपको देंगे, इस तरीके से एक्ट्स को बना के देंगे कि जितनी भी डेवलपमेंट ब्रिटेन में आप देखते हो ऐसे ही आपका देश भी विकास करेगा। और इन्होंने क्या किया, कंपनी के रूल को एंड कर दिया। कहा कि देखो ये कंपनी का जो रूल आपको परेशान कर रहा था ना, हम इस कंपनी को ही एबॉलिश कर रहे हैं। कंपनी कर दी थी इन्होंने खत्म। और साथ में इन्होंने एक पद क्रिएट कर दिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी जगह क्या पोस्ट बना दी थी, वायसराय। सबको प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए थे। तो इस तरीके के कुछ बड़े बदलाव हमने 1858 में पढ़े। फिर अब इनको ये बात समझ आ रही है कि आज तो हमने जैसे तैसे भारतीयों को कंट्रोल कर लिया 1857 के युद्ध के बाद, लेकिन अगर ये कंटिन्यू ऐसे ही परेशान रहते रहे तो ये फिर से विद्रोह करेंगे और अब न जाने हम समझा पाएंगे कि नहीं, और ये हमको देश से बाहर निकाल देंगे। तो हम कुछ ऐसा करें जिससे ये भी थोड़े थोड़े खुश रहें। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो इंडिया है उसके लोगों का रिप्रेजेंटेशन लॉ मेकिंग प्रोसेस में बढ़ाना होगा। यानी कि अनऑफिशियल तौर पे इनको कोई ताकत मत दो, पावर मत दो, बस इनको बैठा दो उस कुर्सी पे। इनके कुछ बंदों को, भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन कुछ बंदों का बस उस कुर्सी पे बैठा दो, इनको पावर ज्यादा मत दो। तो 1861 के कानून के अंदर क्या होता है आप समझिए। अच्छा, यहां पे एक और चीज हुई थी 1858 में, पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम अलग अलग हो रहे थे। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम अलग हो रहे थे सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। और इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 6 सदस्य ऐड कर दिए गए थे। अब 1861 में क्या किया गया, इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर भारत के ले लिए। ये 3 मेंबर भारत के कौन कौन से थे, राजा ऑफ बनारस सर दिनकर राव और महाराजा और पटियाला, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने ये देखा कि सेंट्रल लेवल के साथ साथ जो प्रोविंशियल लेवल है, जो प्रांतीय लेवल है, वहां पर भी इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायिका बनाने की शुरुआत कर दी थी। फिर हमने ये देखा कि भाई यहां पे ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की ताकत वायसराय के हाथ में आ गई है। यहां पे हमने ये देखा कि जो ये वायसराय होगा ये अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है, ये अपना पोर्टफोलियो बना सकता है, ये ताकत इसके हाथ में आ गई है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हमने 1861 की। अब इसके बाद जो है 1861 के बाद 1892 के कानून पे हम आते हैं। अब क्या किया गया, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892। अब इसके अंदर क्या होगा आप समझिए बिल्कुल ध्यान से, आप देखिए इसके अंदर क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया, भारतीयों को खुश करने के लिए उन्होंने 3 लेवल पर हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ाया था, 1861 में, 1892 में और 1909 में। ये 3 कानून आए ही इसलिए थे ताकि भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन कहने मात्र के लिए बढ़ाया जा सके। पावर कुछ नहीं दे रहे थे वो हमारे हाथ में, बस एक मूर्ख बनाने के लिए कि ठीक है हम भी कुर्सी पर बैठे हैं। तो 1892 में अब यहां पे क्या किया, 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर ले लिए, ठीक है। ये 6 मेंबर्स में से जो ये 3 मेंबर लिए हैं ये कौन सी काउंसिल में आए हैं, ये अभी विधायिका का हिस्सा बने हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, ये विधायिका का हिस्सा बने हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर हैं। और जैसा हमने पढ़ा था कि 1858 में जो वायसराय था उसके 2 काउंसिल बना दी थी, उसकी 2 परिषद बना दी थी, एक बना दी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक बनानी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये बना दी थी।
ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसके खुद के मेंबर थे, सारे ब्रिटिशर्स होते थे। लेजिस्लेटिव में जो 6 मेंबर थे, उन 6 में से 3 मेंबर जो है वो इंडिया के कर दिए थे, ये मैंने आपको अभी तक बताया है। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात सुन लीजिए। 1892 में क्या होता है, पहली बार इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब एक मेंबर भारतीय ऐड हो रहा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यानी कार्यकारी परिषद में। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, जो लॉ बनाती है, जो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन सी होती है, जो उन कानूनों को लागू करती है। और ये वो समय चल रहा है जब एग्जीक्यूटिव के हाथ में ज्यादा ताकत है, जब कार्यकारी के हाथ में ज्यादा ताकत है। आज के दिन लेजिस्लेटिव के हाथ में ज्यादा ताकत है। ठीक है, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, 2026 की अगर मैं बात कर रही हूं, भारत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या है, अपने यहां पे लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव से प्रश्न कर सकती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, यानी लेजिस्लेचर जो है, एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है, एग्जीक्यूटिव जवाब देंगे लेजिस्लेचर को। यानी कि लेजिस्लेचर को बड़ा बनाया हुआ है, लेजिस्लेचर को पावरफुल बनाया हुआ है। लेकिन ये जब अंग्रेजों का समय था, यहां पे एग्जीक्यूटिव को बड़ा बनाया हुआ था। ठीक है, इस बात को समझना। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार कोई भारतीय शामिल हो रहा था, कोई इंडियन शामिल हो रहा था। और वो इंडियन कौन था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कौन था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारत के कोई बंदा एग्जीक्यूटिव में हिस्सा ले रहा है और ये एज अ लॉ मेंबर ऐड हुए हैं। ये एज अ लॉ मेंबर ऐड हुए हैं और इनको लॉर्ड सिन्हा कहा जाने लगा था, क्योंकि ये भी अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा थे। तो जो बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, किसी भारतीय के लिए। तो जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा है वो एक लॉ मेंबर की तरह पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बने हैं 1892 में। ठीक है, और 1892 में क्या होता है उसको समझिए। और 1892 में क्या होता है उसको हम देखते हैं। अच्छा, एक तो ये काम किया मेन, दूसरा इसके अंदर क्या मेन काम किया था, समझिए इस बात को। जो 6 मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको बढ़ा के कितना कर दिया, 16 मेंबर कर दिए। उनको बढ़ा के 16 मेंबर्स कर दिए। लेकिन अभी भी जो बहुमत था वो ब्रिटिशर्स का था। बहुमत जो था वो अंग्रेजों का था, वो अभी भी ब्रिटिशर्स का था। और हमको केवल नॉन ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर ही रखा जा रहा था। जो छोटे मोटे पद होते थे ना, नॉन ऑफिशियल पोस्ट पे ही रखा जा रहा था, नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह ही रखा जा रहा था। यानी पावर हमारे हाथ में नहीं आ रही थी अभी भी इतनी। हाँ, लेकिन एक पावर यहां पे आ गई थी। क्या पावर आ गई थी, हम बजट को डिस्कस कर सकते थे। अब हम बजट को डिस्कस कर सकते थे, ये पावर आपके हाथ में आ गई थी। बजट को डिस्कस कर सकते थे, लेकिन एक ही सवाल आप पूछ सकते हो, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। आप कोई भी सप्लीमेंट्री यानी एक से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देती हूं कि नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड, नो सप्लीमेंट्री, नो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड। ठीक है, तो ये सारी बातें आप देखोगे 1892 की मेन बातें हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा हम पहली बार बन रहे थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर से बढ़ा के 16 मेंबर किए जा रहे थे, लेकिन अभी भी बहुमत अंग्रेजों का था। नॉन ऑफिशियल पोस्ट जो है वो भारतीयों को दी जा रही थी। ठीक है, बजट को हमको डिस्कस करने की ताकत दे दी थी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते थे। और आप इस बात को याद रखेंगे कि भाई जो बजट है वो पहली बार कब आया, जो बजट है वो पहली बार कब आया था, 1860 में पहली बार बजट बना था। ठीक है, जो बजट है वो पहली बार 1860 में, मैं बता दूं आपको, ये 18 फरवरी 1860 को पहली बार भारत के अंदर बजट बनता है। पहली बार भारत के अंदर, भारत में बजट बनता है। ठीक है, ये मैं इकोनॉमिक्स में कराती भी हूं। भारत में बजट बना पहली बार 18 फरवरी 1860 को, लेकिन इंडियंस इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते थे 1892 में, डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, यहां पे एक और चीज कर दी थी, यहां पे एक और चीज कर दी थी। क्या चीज कर दी उसको समझिए। हमने क्या किया था, 1858 में एक बात को और समझा था कि जैसे कि 1861 में हमने इस बात को समझा था, 1861 में जैसे कि सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर विधायी परिषद बना दी थी। ठीक है, 6 मेंबर वाली।
ऐसे ही प्रोविंशियल लेवल पर भी यानी प्रांतीय लेवल पर भी विधायी परिषद बना दी थी। 1861 में हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है, कहां कहां की थी ये? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की, ठीक है, और पंजाब की, ठीक, और बंगाल की। ये 3 जगह की हमने देखा कि यहां पे प्रांतीय लेवल पर भी विधायी परिषद बना दी। जैसे आज के दिन आपकी विधानसभा है, ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 3 जगह भी बना दी थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ठीक है, और पंजाब में और बंगाल में। हमने देखा कि 3 जगह जो है वो इन्होंने वो बना दी थी, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी थी 3 जगह। ठीक है, अरे यहां तक सारी चीजें समझ आ रही है क्या आप लोगों को? यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? जल्दी बताएं। ठीक है, अब तुम यूं देखो 1892 में क्या किया जा रहा है। यहां पे ये काम किया था 1892 में। अभी इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जो मेंबर्स ऐड किए जा रहे थे, हमने देखा 6 से 16 मेंबर कर दिए। जो ये मेंबर्स ऐड किए जा रहे थे, ये कैसे किए जा रहे थे? केंद्रीय स्तर पर यानी कि सेंट्रल लेवल पर जो मेंबर्स ऐड हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे? केंद्रीय स्तर पर जो मेंबर ऐड हो रहे थे, गवर्नर जनरल कर रहा है, यानी कि वायसराय कर रहा है, ठीक है, वायसराय कर रहा है। लेकिन किसके कहने पर? किसके कहने पर? आप समझे, किसकी रिकमेंडेशन पे ये काम हो रहा था? ये हो रहा था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पर। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पे वो जिनका नाम बता रहे हैं, वो जिनको वोट कर रहे हैं, उनको वायसराय केंद्रीय स्तर पर मेंबर ऐड कर रहे थे। ठीक है, और प्रोविंशियल स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर विधायी लोग कैसे ऐड हो रहे हैं, इसको समझिए। प्रांतीय स्तर पे जो मेंबर ऐड हो रहे थे वो कैसे? उस प्रांत का गवर्नर जो है वो, साथ में जो ट्रेड यूनियंस बनी हुई है वो, ठीक है, साथ में जो जमींदार है वो, ये सारे मिलकर, जमींदार बोर्ड जो बने हुए थे, लोकल गवर्नमेंट के जो थोड़े बहुत बोर्ड्स बने हुए थे, ये सारे लोग मिलकर जो है वो ये गवर्नर को बताएंगे कि ये बंदे अपनी प्रांतीय स्तर पर ऐड कर दो। इस तरीके से ये क्या हो रहा है? ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष इलेक्शन हो रहा है। लेकिन यहां पे शब्द यूज नहीं हुआ अभी इलेक्शन का, अभी सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस ऐड कर दी है। अभी इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन नाम नहीं दिया गया कि इलेक्शन नाम दे रहे हैं, नहीं, ठीक है, कि ये अप्रत्यक्ष इलेक्शन। अभी तक सिर्फ नॉमिनेशन हो रहा था, मनोनीत कर रहा था वायसराय के, ठीक है तू आ जा, तू आ जा। अब पहली बार ये हो रहा है कि उनके कहने पे, उनके रिकमेंडेशन पे वायसराय इनको ऐड कर रहे हैं, और प्रांतीय स्तर पर भी गवर्नर जो है, ट्रेड यूनियन, जमींदार, लोकल गवर्नमेंट, इनके कहने पर लोगों को ऐड कर रहे हैं। यानी ये क्या है? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन की तरह है, कंप्लीटली इनडायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन की तरह है। तो ये था 1892 का। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूं। पहली चीज आपको जो याद रखनी है, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन ऐड हो रहा है जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा, वो एक लॉ मेंबर की तरह ऐड हुए हैं। 6 मेंबर से बढ़ा के 16 मेंबर कर दिए, पर अभी भी बहुमत अंग्रेजों का था, नॉन ऑफिशियल पोस्ट पर भारतीय थे। ठीक है, बजट को हम डिस्कस कर सकते थे, बट नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उसके बाद जो है हमने देखा, तीसरा पॉइंट जो है, केंद्रीय स्तर पर भी मेंबर ऐड हो रहे थे और प्रांतीय स्तर पे भी, वो कैसे कैसे हो रहे थे वो हमने पढ़ा है। किसी को भी 1892 के कानून में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं 1909 में। अच्छा मुझे जल्दी बताओ, कौन से कानून से, सवाल पूछती हूं, कौन से कानून से? तो और क्या किया रेणु शर्मा, मैंने रिपीट ही तो किया अभी।
कौन से कानून से 3 लेजिस्लेटिव मेंबर भारत के ऐड हुए थे, जल्दी बताएं। ओके वर्षा, मैं ध्यान रखूंगी, ऊपर ऊपर लिख दूंगी, ज्यादा नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा अगर तो मैं ऊपर ऊपर लिख दूंगी, कोई बात नहीं, आज इसकी सेटिंग भी करवाऊंगी मैं थोड़ी सी। चलो मुझे यूं बताओ, कौन से कानून से 3 भारतीय लेजिस्लेटिव मेंबर में ऐड हुए थे? शायद मैंने एक गलती कर दी स्टूडेंट्स, एक गलती ये कर दी कि जो ये एग्जीक्यूटिव मेंबर ऐड हुआ है ना, ये 1909 में ऐड हुए हैं। ठीक है, ये यहां ऐड नहीं हुए, ये 1909 में ऐड होंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, 6 से 16 मेंबर हो गए, बजट को डिस्कस कर सकते हैं और केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पे इस तरीके से चुनाव होगा। ठीक है, लेकिन 1909 में ये काम हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया, इस बात को याद रखें। आई एम सॉरी, ये मैंने उसमें बता दिया 1892 में। यहां पे आप याद रखेंगे कि एक एग्जीक्यूटिव मेंबर जो ऐड हो गया भारतीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक व्यक्ति ऐड हो रहा है। ठीक है, एक भारतीय ऐड हो रहा है और वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, 1909 में हो रहे हैं ये, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 1861 में 3 लेजिस्लेटिव मेंबर ऐड हुए, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल आपको यह बताना है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर पहली बार कब ऐड हुआ है। एग्जीक्यूटिव मेंबर पहली बार कब ऐड हुआ है और किस पोस्ट पे हुए हैं, किस पोस्ट पे हुए हैं और कब ऐड हुए हैं, कौन से कानून से ऐड हुए हैं, बताएंगे भाई। कौन से कानून से और किस पोस्ट पर ऐड हुए हैं, बताइए। उन्नीस सौ नौ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1909 में। यस, 1909 में। तो वो गलती मेरी थी, 1892 जो बताया उसको ठीक कर लेना, 1909। वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। यहां पे और क्या किया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बड़ा कर दिया। ठीक है, लेजिस्लेटिव मेंबर्स की जनसंख्या जो है वो और बढ़ा दी, यानी अब 16 से बढ़ा के वो कितनी कर दी, 60 कर दी। वायसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वायसराय के साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको 16 से बढ़ा के 60 कर दिया। ठीक है, एक तो ये हमने देखा। और क्या किया यहां पे, यानी कि सेंट्रल लेवल पर भी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं भारतीयों का, और प्रोविंशियल लेवल पर भी। सेंट्रल लेवल पे तो हमने देखा, ये फिक्स कर दिए मैंने, आंकड़े ही बता दिए हैं। प्रोविंशियल लेवल पर जो है हर प्रांत में सेम नहीं था कि पंजाब में जितने ऐड हो रहे हैं उतने बंगाल में भी ऐड हो रहे हैं, नहीं। प्रोविंशियल लेवल पर भी प्रतिनिधि ऐड तो हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन नंबर फिक्स नहीं था। ठीक है, नंबर फिक्स नहीं था, वो वेरिएबली, यानी कि कहीं कम कहीं ज्यादा। ठीक है, इस हिसाब से वो ऐड हो रहे हैं, इस बात को याद रखें। ऐसा नहीं है कि जितने पंजाब में उतने ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी ऐड हुए हैं, ऐसा नहीं था, लेकिन ऐड हो रहे हैं, वेरिएबली वेरी कर रहे हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा लोग ऐड हो रहे हैं, पर अभी भी अपने हाथ में ज्यादा ताकत नहीं है। कुछ कुछ ताकत अपने हाथ में आने लगी, उसकी वजह क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अब दबाव डाल रही है, बार बार याचिकाओं से इंडियन नेशनल कांग्रेस अब दबाव डाल रही है। ठीक है, अब देखना इसके अंदर और क्या होगा,
देखिए तीसरा पॉइंट आप देखोगे, 2 पॉइंट हमने देखे सत्येंद्र नाथ सिन्हा का, ये मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पर प्रोविंशियल में सीट जो है वो फिक्स नहीं है। अब और क्या इसके अंदर होगा, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिखाएंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिखाएंगे। अब इनको ये लग रहा है, क्योंकि ये 1909 के पहले क्या हो रहा है, आप इस बात को समझो। जो ये 1909 का कानून है उसी को ही हम क्या कहते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसको ही क्या कहते हैं, मोर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, ये मोर्ले कौन था और मिंटो कौन था। मोर्ले है, ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मोर्ले कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और मिंटो कौन है, वायसराय। मिंटो कौन है, वायसराय। और इसको सुधार क्यों कहा, इन्होंने कहा हम भारत के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ला रहे हैं, हम भारत के शासन को अच्छा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं। क्यों जरूरत थी इस समय ये शब्दों का यूज करने की, क्योंकि आप देखो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कितना ज्यादा बंगाल में लड़ाई करवाई है हिंदू मुसलमान यूनिटी को तोड़ने के लिए। बंगाल जो है वो एक पावर सेंटर की तरह उभरता जा रहा था, वो एक पावर सेंटर की तरह उभरता जा रहा था, और हिंदू और मुस्लिमों की एकता बहुत बढ़ती जा रही थी। और 1905 में इसलिए ये कहा इन्होंने कि बंगाल का प्रशासन बहुत बड़ा हो गया है, बंगाल का एरिया बहुत बड़ा हो गया है, और जिसको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हम बंगाल को आसानी से संभाल सकें, और बंगाल के 2 टुकड़े करने होंगे, बंगाल को बांटना होगा ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सके। ठीक है, ऐसा कहा था लॉर्ड कर्जन ने, ये नहीं कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को हम अलग कर रहे हैं। लेकिन जब बंगाल का डिवीजन किया वो इस तरीके से किया कि मुस्लिम मुस्लिम एक तरफ रह गए और हिंदू हिंदू एक तरफ रह गए। और इसी समय में आप ये देखना, इससे पहले और क्या क्या हो रहा है, 1905 का बंगाल विभाजन जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, डिवाइड रूल। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि अगर ये एक रहे तो हमें उखाड़ के फेंकने में बहुत आसानी से सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन। फिर आप देखना 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बन गई है, यानी कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए इन्होंने अलग नींव रखवा दी थी। ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, जिन्होंने क्या कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए सोचेंगे। अब ये देखा कि लोहा गर्म है, चलो हथौड़े से मारते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करते हैं, मुसलमानों को खुश करेंगे। कैसे, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देके, उनको एक पृथक निर्वाचक मंडल देके, कि अब आप लोग इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं और मुसलमानों की सीट पर सिर्फ मुसलमान ही वोट करेगा। इस तरीके की ये गंदी राजनीति अब भारत के अंदर खेल रहे हैं, भारत में राज करने के लिए, कि अगर हिंदू मुस्लिम एक रहा तो भारतीय मतलब कि ये लोग ब्रिटिशर्स को यहां टिकने ही नहीं देंगे। इसलिए 1909 का रिफॉर्म आ रहा है, और इन्होंने सांप्रदायिकता को अब अपना हथियार बना लिया। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कर ली। ठीक है, और यानी मुस्लिम सीट पर मुस्लिम वोट देगा, मुस्लिम सीट पर अब मुस्लिम वोट देगा, ये चीज इन्होंने यहां पे बोल दी। ठीक, मुस्लिम सीट पर मुस्लिम वोट देगा। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। सांप्रदायिक राजनीति का जनक, सांप्रदायिक राजनीति का जनक। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, इस बात को याद रखना, इसी को ही मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, समझ गए। हाँ जी,
और क्या कर सकते थे जो यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे ये? और क्या कर सकते थे? 1892 में हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि वो बजट को डिस्कस तो कर सकते हैं, बट नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बट अब 1909 में क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा बुरा काम करते थे, थोड़ा थोड़ा अच्छा कर देते थे। 1909 में अब ये हो गया, दे कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। दे कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी कि अब वो एक से अधिक सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अधिक सवाल भी पूछ सकते हैं। अधिक सवाल एग्जीक्यूटिव से कर सकते हैं, कार्यकारी से कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहा कि आप बजट के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हो। जैसे आज के दिन होते हैं ना रिजोल्यूशन, थैंक्स मोशन, ये मोशन, तो प्रस्ताव पारित कर सकते हो बजट से संबंधित, बजट से संबंधित। ठीक है, तो ये चीज जो है ये 1909 में हो गई है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या हुआ 1909 में, इस बात को याद रखें। एग्जीक्यूटिव मेंबर ऐड कर दिया सत्येंद्र नाथ सिन्हा, 16 से 60 सीटें कर दी। सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पर लोग ऐड हो रहे हैं। सेंट्रल लेवल पर संख्या फिक्स थी, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर जो सीटें हैं वो हर जगह एक जैसी नहीं थी। उसके बाद हमने देखा ये बंगाल विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग बन गई, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिम सीट पर मुस्लिम वोट देगा। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट या फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स आप कह सकते हो। ठीक है, इलेक्टोरेट कह देते हैं, नहीं तो बहुत गलत शब्द हो जाएगा ये कम्युनल पॉलिटिक्स। तो ये चीजें जो है लॉर्ड मिंटो के अंदर आ गई, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, यानी कि प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। ठीक है, बजट से संबंधित। तो ये वाली चीजें 1909 में आई। किसी को डाउट है क्या? किसी को कोई भी डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? थैंक यू पूजा। अब हम चलेंगे आगे 1919 में, पर उससे पहले होगा क्या? उससे पहले एक महापुरुष भारत में प्रवेश कर चुके होंगे, कोई नाम बता सकेगा? कोई नाम बताएगा कि अब किसकी एंट्री इस मूवी के अंदर होगी? कौन नायक बनके? ओके राधे बिश्नोई, ओके ओके ओके। कोई बताएगा कि अब किसकी एंट्री होगी? अब एंट्री होगी बापू की, महात्मा गांधी जी की। अब वो भारत में आएंगे, एक साल तक तो भ्रमण करते रहेंगे। 1915 में आएंगे, 1916 तक तो भ्रमण करते रहेंगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सुलझा देंगे अपने सत्याग्रह से, चंपारण का, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, ये सारे काम वो करेंगे। लेकिन मास रिवोल्यूशन, मास रिजोल्यूशन जो उनका होगा, मतलब इतने बड़े भारत को किस तरीके से एक रास्ते पे लेके चलेंगे, आप सोच के देखो। आप लोगों की, आपके घर में कोई नहीं मान रहा और उस बंदे की पूरा देश मान रहा था, तो कोई तो खूबी उनमें थी। सुभाष जी नहीं, गांधी जी, प्रियंका। तो अब गांधी जी ने आके क्या बताया इनको? गांधी जी ने आके यूं बताया, तुम डिमांड ही गलत कर रहे हो। तुम्हें आज तक आजादी क्यों नहीं मिली? तुम आजादी आजादी चिल्ला रहे हो, इन्होंने तुम्हारी आजादी तो छीनी ही नहीं। पहले ये तो देखो कि आजादी छीनी है या कुछ और छीना है। यानी कि यानी कि जो आपसे छीना है आप वही वापस मांगो ना। क्या इन्होंने मिलिट्री का यूज किया आपके ऊपर? क्या सेना का आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर? तो भारतीयों ने कहा नहीं बापू, हमारे ऊपर सेना का तो आक्रमण नहीं हुआ। बोले फिर तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? फिर तुम क्यों 1857 में, जब इन्होंने तुमको लड़ाई से नहीं जीता, तो आप क्यों लड़ाई कर रहे हो? सबसे पहले तो अहिंसा का पाठ याद रखो, नॉन वायलेंस रखो। इन्होंने जब आपके ऊपर हिंसा नहीं की तो तुम हिंसा क्यों कर रहे हो? अहिंसा रखो पहली चीज। तो आपकी यही गलतियां हैं कि आप लड़ाई कर रहे हो 1857 की क्रांति। और आप ये देखो 1885 में कांग्रेस बन चुकी है और 1919 का अब हम कानून पढ़ेंगे। 1915 में गांधी जी आ चुके हैं, पर भारत के अंदर कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि हम डिमांड ही गलत कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हमें आजादी चाहिए, और आजादी का मतलब हम खुद नहीं जानते। तो गांधी जी ने अपने को यह समझाया कि भाई तुमसे छीना क्या गया है। क्या इन्होंने सेना का यूज किया? नहीं किया। तो बोले तुम भी लड़ाई मत करो। हमने कहा ओके नहीं करेंगे। फिर क्या करें? बोले आप ये देखो कि इन्होंने आपको गुलाम बनाया है। क्या इन्होंने आपको स्लेव बनाया है? हमने कहा कि हाँ बना ही रखा है। बोले नहीं, आप गुलाम नहीं हो, आप कॉलोनी हो। आप गुलाम नहीं हो, आप उपनिवेश बने हो।
आप कॉलोनी बने हो। गुलाम का मतलब क्या होता है? एक बड़ी पावर एक छोटी पावर की सारे राइट्स खत्म कर दे। छोटी पावर की, छोटी व्यक्ति की मैं कहूंगी, सारी पावर खत्म कर दे, सारे राइट, सारे अधिकार जो है वो जीरो कर दे, उसको कहते हैं गुलाम। पर अपने यहां ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने आके ऐसा किया ही नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे क्रमिक रूप से आपसे आपकी पॉलिटिकल पावर छीनी है। कॉलोनी किसको कहते हैं? जहां पे एक बड़ी ताकत, एक बड़ा कंट्री, एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्री से उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स ले ले, उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स ले ले, उसके राजनीतिक और आर्थिक राइट्स ले ले। इन्होंने यही किया है। इन्होंने आपसे कानून बनाने की ताकत छीनी है और इन्होंने आपसे टैक्स की ताकत ये छीनी है। आपका रुपया ये ले रहे हैं, आपसे आर्थिक ताकत ली है और आपसे इकोनॉमिक ताकत आपकी छीन ली है। और आप लोग कह रहे हो हमें चाहिए आजादी। बोले आप डिमांड जब तक सही नहीं करोगे, जब तक आप लोगों का सवाल सही नहीं होगा, जवाब उत्तर कैसे सही मिलेगा? सही और सटीक उत्तर के लिए आपका क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी है। अब तुम मुझसे बार बार ये कहते रहते हो मैडम सिलेक्शन कैसे होगा, मैडम सिलेक्शन कैसे होगा। ये सवाल ही गलत है। आप मुझसे यूं पूछो मैडम पॉलिटी कैसे तैयार करें, मैडम इकोनॉमिक्स कैसे तैयार करें, तो मैं बताऊंगी कि कैसे तैयार करें। अब सिलेक्शन कैसे होगा तो मैं भी तुमको भ्रमित कर दूंगी कि देखो सुबह से रात तक पढ़ाई करते रहा करो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहां नहीं है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो ना, आप पढ़ाई तो बहुत सारी कर रहे हो। मैं कह रही हूँ 24 बच्चे कह रही हूँ 24 घंटे में से 36 घंटे निकालने को तैयार बैठे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आपने सवाल गलत पूछा तो मैंने उत्तर गलत दिया। तो गांधी जी ने भी यही कहा, आप अगर डिमांड ही सही नहीं करोगे तो आपको सही चीजें नहीं मिलेंगी। तो भारतीयों को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, जैसे शायद अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी। तो यहां पे गांधी जी से पूछा कि हमको इन शॉर्ट ये बता दीजिए हम मांगे क्या, क्या मांगे हम। उन्होंने कहा कि देखो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। इन्होंने आके एकदम से आपको नहीं हड़पा है, आते ही आपके अधिकार आपसे नहीं लिए हैं। इन्होंने 150 साल तक पहले आपको ऑब्जर्व किया है। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप चले। तो कैसे चले? बोले सबसे पहले तो आपको फेडरेशन बनना होगा। सबसे पहले आपको फेडरेशन बनना होगा। अभी हम क्या हैं? बोले तो अभी हम क्या हैं? बोले अभी आप कॉलोनी हो, आप उपनिवेश हो। फिर आपको डोमिनियन बनना होगा। फिर आपको डोमिनियन बनना होगा। हिंदी में भी इसको डोमिनियन कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। और फिर आपको डोमिनियन के बाद आपको क्या करना होगा? आपको सोवरन बनना होगा, आपको संप्रभु बनना होगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। हमने कहा हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, हमें समझाइए क्या कॉलोनी है, क्या डोमिनियन है, क्या इंडिपेंडेंस है। तो यहां पे उन्होंने हमें समझाया, गांधी जी ने को बोले देखो भारतीयों, यहां पे क्या है कि आपका जो हेड है वो फॉरेनर है, वो विदेशी है। हमने कहा बिल्कुल है। आपकी पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में है? राजनीतिक पावर, कानून बनाने की ताकत, बोले फॉरेनर के हाथ में है। आपकी आर्थिक ताकत किसके हाथ में है? सारी पैसा कौन लेके जा रहा है आपके देश का? फॉरेनर लेके जा रहे हैं। बोले इसलिए आप उपनिवेश हो। तो हमने कहा फिर डोमिनियन कैसे होगा? डोमिनियन कौन होता है? तो बोले कि डोमिनियन होता है जहां पे हेड कौन होगा? हेड होगा फॉरेनर। पॉलिटिकल पावर किसकी होगी? भारत की। इकोनॉमिक राइट्स किसके होंगे? भारत के। इसको डोमिनियन कहते हैं। हम पहले डोमिनियन बनेंगे। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बने थे। हम जो भी कानून 1947 में बनाते थे उनके ऊपर मोहर रानी की लग रही थी, लंदन की लग रही थी, हमारी नहीं लग रही थी, क्योंकि हमारा तो राष्ट्रपति तब तक बना ही नहीं था उस पर साइन करने के लिए, किसी भी लॉ को, किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए। फिर तीसरी चीज बोले फिर सोवरेनिटी क्या है? ये संप्रभुता क्या है? बोले सोवरेनिटी है जहां पे हेड भी आपका है, जहां पे पॉलिटिकल पावर भी इंडिया की है
और जहां पे इकोनॉमिक पावर भी इंडिया की है। जब ये हो गया तब आप सोवरन, और हम सोवरन बने 1950 में, यानी कि जिस दिन हमारा हेड भारत का बना। हेड कौन? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले तो भाई जो रानी है ब्रिटिश पैरामाउंट चल रही है, इससे पहले तो अंग्रेजों का राज चल रहा है, अंग्रेजों का शासन चल रहा है। तो हमने कहा अच्छा गांधी जी ये तो हम समझ गए, तो हम क्या कहें अब उन्हें कि आजादी ना दो, हमको डोमिनियन बना दो। बोले कि ऐसे बात नहीं बनेगी, इसमें एक बीच का रास्ता है। बीच का क्या रास्ता है? बोले स्टेप बाय स्टेप चलो, ऐसा नहीं है कि सीधा आप आजादी और इंडिपेंडेंस और संप्रभुता कर रहे हो। बोले बीच का क्या रास्ता है? बीच का रास्ता है फेडरेशन बनो। पहले फेडरेशन बनो। बोले ये क्या होता? अब ये क्या बोला गांधी जी, क्या रहे हो आप कह रहे हो फेडरेशन बने, हम संघ बने पहले, ये क्या होता है? बोले देखो भाई, भारत के अंदर जितने हिस्से हैं वो एक तरीके से गुलाम नहीं बना रखे, वो एक तरीके से नहीं हड़प रखे इन्होंने। तो बोले कैसे कैसे किया हुआ इन्होंने, क्या किया हुआ है? बोले अभी तो हम यहां हैं, ये हम समझ गए, अब तुम्हें फेडरेशन बनना है, फिर तुमको डोमिनियन बनना है, फिर तुमको सोवरन बनना है। बोले ठीक है समझ गए, लेकिन यूं बताओ ये फेडरेशन क्या है? बोले फेडरेशन समझो। बोले पूरे इंडिया के दो टुकड़े हैं, एक है जिसको आप प्रोविंस कह रहे हो, प्रांत कह रहे हो, जहां पे एक गवर्नर जनरल बैठा है, अंग्रेजों का बंदा है वो, ठीक है, लंबे लंबे बाल है, व्हाइट स्किन है, ये गवर्नर जनरल बैठा है। और एक वो जगह है जो प्रिंसली स्टेट कहलाया जा रहा है, प्रिंसली स्टेट्स यानी रजवाड़े, राजा जी, ठीक है, वो बैठे हैं यहां पे। बोले जो प्रोविंस है वो तो तैयार है देश से अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको आ रहा है मजा। बोले क्या मतलब, ये क्यों खुश है? बोले 565 रजवाड़े हैं यहां पे टोटल, और उन 565 में से इन्होंने सुजरैनिटी का कंसेप्ट लगा रखा है। ये सुजरैनिटी क्या होता है इसको समझो, इसको हिंदी में भी यही कहोगे क्योंकि ये लॉ की शब्द है जिसका हिंदी अंग्रेजी वर्जन नहीं होता है। ये सुजरैनिटी क्या होता है समझो। बोले इसका मतलब क्या होता है कि ये मान लीजिए किसी का साम्राज्य है, ये किसी राजा का साम्राज्य है, और राजा की राजगद्दी के ऊपर इनकी नजर है ही नहीं। राजा की राजगद्दी के ऊपर, मैंने कुर्सी भी उल्टी बना दी, राजा की राजगद्दी के ऊपर अंग्रेजों की नजर है ही नहीं, उनको गद्दी चाहिए ही नहीं। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए भारत से मुनाफा। इन्होंने कहा राजा जी यहां पे आप ही बैठेंगे, ये राजा ही बैठा है अपना ताज ओढ़े, ठीक है, और कहा ये जनता तुमको ही प्रभु मानेगी जैसे आज तक मानती आ रही है, लेकिन इंटरनली आंतरिक रूप से तुम बिल्कुल आजाद हो। जैसे कानून पहले बनाते थे अपने राज्य के लिए बनाते रहो, जैसे काम पहले होता था करते रहो, राजा को कहा, लेकिन जो एक्सटर्नल मैटर है वो अंग्रेजों के हाथ में दे दो। ये चारों तरफ अंग्रेज खड़े हैं। जो बाहरी, जो एक्सटर्नल मैटर है, यानी कि जो फॉरेन अफेयर होंगे, किस साम्राज्य से संबंध रखना है किससे नहीं रखना, जो एक्सटर्नल मैटर है, जो बाह्य मैटर है, इस बाउंड्री से आपके साम्राज्य के बाहर क्या हो रहा है इसका सवाल सब जवाब आप हमसे नहीं करोगे। और जो अंदर की ताकत हम आपको दे रहे हैं कि अंदर आप आजाद हो, आपको जो लॉ बनाना है बनाओ, ये इन लोगों के लिए आप ही माई बाप हो, इसके बदले आप हमको दोगे टैक्स। आप क्या दोगे? हमको दोगे बहुत सारा टैक्स। अब राजा प्रसन्न, राजा प्रसन्न क्यों? क्योंकि राजा को दिक्कत ही कहां होती थी, जब दूसरे साम्राज्य से लड़ाई करनी पड़ रही है। अब लड़ाई झगड़ा जो करना है वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया, और जो अंदर राजा जी, महाराज, महाराजा धीराज, ये जो उपाधियां थी, बोले वो यूं क्यों बरकरार है? लोग वही राजा, उनकी नजरों में कोई अंग्रेज नहीं है, लोगों की नजरों में वही राजा, वही सम्मानजनक है। लेकिन ये राजा बाहर के डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहा है, लेकिन राजा प्रसन्न है क्योंकि पैसे की तो कमी थी नहीं ना इनके कोष में, पैसा तो खूब आया हुआ है। अब बोले पैसा ही तो चाहिए, पैसा ले लो हमसे, कोई बात नहीं। तो राजा ये चाहता ही नहीं था कि अंग्रेज यहां से जाएं, यानी कि 50% भारत तो चाहता ही नहीं था कि अंग्रेज यहां से जाएं। तो गांधी जी ने ये समझाया कि पहले इन अपने लोगों को तो समझा लो कि पहले ये जो सुजरैनिटी का आनंद तुम ले रहे हो, कि पहले ये आनंद छोड़ना होगा तुम्हें, तब जाके पहले तो तुम फेडरेशन बनोगे।
फिर उसके बाद डोमिनियन के रास्ते को बताऊंगा। तो प्रिंसली स्टेट्स को समझाओ कि ये सुजरैनिटी का कंसेप्ट त्याग दे। ये जो तुम ये ख्वाब देख रहे हो, अंदर आजादी से बैठे हो, आसान से बैठे हो, तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है। बोल के देखो इस एरिया के बाहर के लिए, तुम्हें अंग्रेज 1 मिनट में चुप करा देंगे। पर राजाओं को मजा आ रहा है। सुजरैनिटी को त्यागना होगा अगर आजादी चाहिए तो। अगर आपको आपके हक चाहिए तो सुजरैनिटी को त्यागना होगा इन रजवाड़ों, नहीं तो ये जाने ही नहीं देंगे। और अंग्रेज कहेंगे कि देख लो तुम्हारे ही लोग हैं, हमें रोक के रख रहे हैं, हम क्या करें, हम तो जाना चाह रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहे। अब इस बात को समझो, अंग्रेजों ने ये राजगद्दी खुद लेने की क्यों नहीं सोची? क्योंकि अंग्रेजों को भड़क नहीं चाहिए थी भाई। अब यहाँ पे अंग्रेज इसलिए थोड़ी ना आए हैं कि हुजूर मेरे यहाँ पे बारिश नहीं आई है और ये फसल जो है वो खराब हो गई है, कुछ कीजिए। हुजूर मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, इसका विवाह करवाना है, कुछ दीजिए। इसके लिए थोड़ा ना अंग्रेज आए, तुम्हारी भड़क पालने के लिए। उन्होंने कहा भड़क तुम अपने पास रखो, हमें तो टैक्स दे देना और बाहर के रिलेशन हम देखेंगे, तुम अंदर जो अपना लूडो सांप सीढ़ी खेल रहे हो खेलते रहना। तुम्हें बात समझ आई? अरे बात समझ आई सुजरैनिटी क्या है? तो बोले कि डिमांड सही करो। तो अब भी भारतीय कह रहे फिर मांगे क्या? क्या डिमांड क्या करें? बोले डिमांड करो दो डिमांड करो। पहली डिमांड आप क्या करो? पहली डिमांड करो कि भाई हमको बाई कैमरलिज्म मिल जाए, हमें द्विसदन मिल जाए, जिसमें आपके प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होगा। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली मांगिए, ठीक है, बाई कैमरलिज्म मांगिए। तो अगर आपसे अब कोई सुजरैनिटी का कंसेप्ट पूछेगा तो आप बता देंगे ना। और दूसरी चीज मांगो डिवीजन ऑफ पावर। शक्तियों का बंटवारा। तो अब भारतीय यही मांगेगा। बोले ठीक है, ईब का आण दो, ला भाई ईब हम मांगेंगे। अब भारतीयों ने डिमांड करनी शुरू की कि ठीक है, हमें चाहिए बाई कैमरलिज्म, हमें चाहिए डिवीजन ऑफ पावर। समझ आए कि नहीं आए, क्या होता क्या है ये? बस गांधी जी ने कह के भेजा बाई कैमरलिज्म। हमने इतने नारे लगा दिए कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बनाने पर वो मजबूर हो गए। कैसे? अब समझो भाई। अब हमने उससे क्या मांगा? बाई कैमरलिज्म और डिवीजन ऑफ पावर। और इधर राजाओं को बोल रहे हैं कि अरे पिताजी मान जाइए, ये सुजरैनिटी छोड़ दीजिए, ये आज का लालच है, ये आज की मजा कल की सजा हो जाएगी और तुम्हारी वजह से न जाने कितने भारतीय इस चीज को भुगत रहे हैं। लेकिन राजाओं को समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे और क्या होगा आप देखिए, अंग्रेजों ने अपने को कैसे मूर्ख बनाया। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सुधार कह रहे हैं ये, नाश कर करके सुधार कह रहे हैं ये। मॉन्टेग्यू कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं अभी 1-2 पॉइंट ही बताऊंगी इसके, ठीक है, इसको कंप्लीट कल करेंगे, पर इन चीजों से कनेक्टिविटी चाहिए इसलिए मैं उन पॉइंट्स को बता रही हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी प्रत्येक चीज को 2 लिस्ट में बांट दिया। एक बना दी, हर चीज में पावर्स बांट दी, डिवोल्यूशन ऑफ पावर कर दिया। एक सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ऐसे 2 लिस्ट बना दी हर चीज की, हर फील्ड की 2 लिस्ट बना दी। ठीक है, यानी कि हर चीज की 2 लिस्ट बना दी उन्होंने। जैसे खेल का कोई डिसीजन लेना है तो सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। शिक्षा संबंधित कोई डिसीजन लेना है सेंट्रल, मतलब हर चीज में 2 लिस्ट बना दी और उन लिस्टों में विषय बांट दिए। क्या विषय बांट दिए कि ठीक है, फॉरेन अफेयर के मैटर सेंटर देखेगा। जैसे आज के दिन है, आपने अपने यहाँ 7th शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये सब है, ठीक है। लेकिन इन्होंने शाणपत्ती क्या की वो समझिए। इन्होंने सेंट्रल लिस्ट को जो नाम दिया उसके अंदर तो कह दिया कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो हमारी सिक्योरिटी थी, जो हमारे फॉरेन रिलेशंस थे, वो सारे, जो हमारे ट्रेड रिलेटेड चीजें थी, वो सारी इन्होंने सेंट्रल लिस्ट में रखी।
और जो कम इंपॉर्टेंट चीजें थी वो रख दी स्टेट लिस्ट में। वो कहां रख दी? स्टेट लिस्ट में। कम इंपॉर्टेंट चीजें स्टेट लिस्ट में। लेकिन स्टेट लिस्ट को भी, स्टेट लिस्ट में आपको समझाने के लिए बोल रही हूं, दिस इज प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है, प्रांतीय सूची जिसको कह रहे हैं, प्रांतीय सूची। इसके अंदर भी इन्होंने क्या किया? दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े कर दिए। क्या बोले? कुछ शक्तियां तो रहेगी रिजर्व, आरक्षित, इसको बोला आरक्षित सूची, रिजर्व्ड लिस्ट, और कुछ रहेगी ट्रांसफर्ड, यानी कि स्थानांतरित। अब जैसे एजुकेशन का, हेल्थ का, ऐसे मैटर प्रांतीय स्तर पे अगर लेने हैं तो वो तो डाल दिए ट्रांसफर्ड में। और पुलिस का, सिक्योरिटी का, ऐसे मैटर पे डिसीजन लेने स्टेट लेवल पे, वो कर दिए रिजर्व। रिजर्व किसके लिए? ये कर दिए गवर्नर जनरल के लिए। जो वहां का प्रांत का गवर्नर जनरल है वो डिसीजन लेगा। और ट्रांसफर्ड के अंदर क्या कह दिया? लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछ लेना, जहां पे भारतीय भी बैठे हैं। लेकिन जब जरूरत लगेगी ये गवर्नर जनरल इन विषयों को अपने पास ट्रांसफर करवा लेगा। तो कुल मिला के अपने हाथ में क्या? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं। तुनतुना। पहले तो सेंट्रल लेवल पर इंपॉर्टेंट मैटर्स अपने पास ले गए, हमारे हाथ में कुछ नहीं। बोले चलो ठीक है, स्टेट लेवल पे देखते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे। यहां पे भी दो टुकड़े कर दिए, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व में वो वाले मैटर डाल दिए जो इंपॉर्टेंट थे स्टेट लेवल के लिए भी, ठीक है, और ट्रांसफर में छोटे मोटे हेल्थ का, एजुकेशन का, लोकल गवर्नमेंट का, एग्रीकल्चर का, ये जो चीजें हैं वो ट्रांसफर में डाल दी। और साथ में लिख दिया कि जब चाहे ये गवर्नर जनरल इन मैटर्स को अपने पास बुला सकता है। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा डायरकी। ये बाइकैमरलिज्म हमने मांगा था कि उच्च सदन पे, उच्च लेवल पे हम ये लाएंगे, निम्न सदन पे, लेकिन इन्होंने हमको क्या दिया? डायरकी, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, ये डायरकी दी। मतलब हमने जो मांगा वो हमको मिला ही नहीं और हमको मूर्ख बना दिया। भारतीय खुश होके, गांधी जी देखो हमने लिस्ट बंटवा दी, हमने डिवीजन ऑफ पावर करवा दिया। बोले क्या? खाक करवा दिया? तुम्हारे हाथ में ताकत तो कुछ भी आई नहीं, तुम्हें तो बरगला दिया है, तुम्हें मूर्ख बना दिया है। तो बोले अब क्या करें? बोले अब होगा आंदोलन। 1920 में नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बोले पागल बनाते हो, चलो हम बताते हैं कि हमें भी अब सब समझ आता। अंग्रेज परेशान हुए, इनको समझ कैसे आ रहा है, इनको क्या पता बाइकैमरलिज्म कुछ होता है, इनको क्या पता है डिवीजन ऑफ पावर, मूर्ख लोग थे, आजादी आजादी चिल्लाई जा रहे थे, ये समझा कौन रहा है? बोले गांधी आया हुआ है, बापू आया हुआ है इनका, और वो समझा रहे सारी बात। और उसने ही बताया ये बाइकैमरलिज्म नहीं तो डायर की है। बोले पता करो कौन बंदा है, बुलाओ चाय पे चर्चा करेंगे। उसके बाद बातचीत होती है। और 1919 के अंदर और भी बहुत सारी चीजें शामिल होंगी, लेकिन उसको कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को यहां तक समझना, एंड देन वी विल मूव अहेड, क्योंकि अभी किया तो सब खोज पोच हो जाएगा। इसके अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी 1926 में, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी ले आएंगे, और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, ठीक है। आई बात समझ यहां तक? ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। शाम को इंडियन फॉरेन पॉलिसी की क्लास होगी। सो बाय बाय। बुक को साथ साथ पढ़ते रहना, लक्ष्मीकांत की बुक को साथ साथ पढ़ते रहना। नहीं नहीं सोनिका। 2026-27 का फोल्डर है, आप उसको लाइव देख लो, रिकॉर्डेड देख लो, ये आपकी मर्जी है। आपको मेरे साथ साथ चलना है आप चलिए, आपको नहीं चलना, वहां जो ऑलरेडी वीडियोस हैं आप उनको देख लीजिए, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है राधे, ओके बाय।